नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 2 चरणों के चुनाव अभी वोटिंग जो है वो संपन्न हो गई है और दोनों चरणों की वोटिंग की अगर बात करें सीटों की तो अब तक 190 सीटें कंप्लीट हो गई हैं। 102 पहले चरण में और 88 कल दूसरे चरण में। और इसी के साथ 543 सीटों में से 35% जो सीटें हैं उन पर वोटिंग संपन्न हो गई है। लेकिन बीजेपी के लिए इन दोनों ही चरणों से कुछ बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है और इसकी वानगी आपने तमाम प्रधानमंत्री के बयानों से देख ही ली होगी। जिस तरह के उनके बयान लगातार आ रहे हैं पहले चरण के बाद तो एग्जिट पोल ऐसे रुझान आए कि लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कुछ ज्यादा ही खस्ता है। उसके बाद हमने लगातार देखा कि उनके जो बयान हैं उनमें वोटिंग परसेंटेज में जो गिरावट हुई है उससे कहीं ज्यादा गिरावट प्रधानमंत्री के बयानों में हमने देखी। वो वही 10 साल के बाद अपने हिंदू मुस्लिम का राग अलापते हुए नजर आए, वो उसी तरीके से धर्म में बांटते हुए नजर आए, वो उसी तरीके से कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए, वो उसी तरीके से झूठ परोसते हुए नजर आए और वो उसी तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस को देश के सामने विलन बनाते हुए और मुसलमानों को देश का एक तरह से दुश्मन बनाते हुए वो पेश करते रहे जो लगभग 10 साल से वो कर रहे हैं। और उनको लग रहा था कि काठ की हांडी शायद बार बार चढ़ सकती है और एक बार फिर से उनको सत्ता हासिल हो जाएगी यही सब करके, क्योंकि 10 सालों में अगर काम किए होते तो वो जनता के सामने अपने उन कामों को परोसते और जनता से अपने किए गए कामों के नाम पर वोट मांगते। लेकिन वैसा कुछ तो था नहीं और इसीलिए उनको अपने उसी रटे रटाए नैरेटिव, उसी रटे रटाए एजेंडे पर वो लौट कर आए जिससे लोग पूरी तरीके से उब चुके हैं, जिससे लोग पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, जिसे अब लोग सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि लोगों को अब अपने घर में रोजगार चाहिए, उनको महंगाई से छुटकारा चाहिए, उनको अग्निवीर से छुटकारा चाहिए। ये चुनाव पूरी तरीके से रोजी रोटी पर होता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसी लहर है, एक ऐसा अंडर करंट है जो साफ तौर पर लगता है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको ये साफ तौर पर लग रहा है कि उनकी कुर्सी डामाडोल हो रही है। कल जिन 88 सीटों पर वोटिंग हुई है और जो वोटिंग का परसेंटेज जिस तरह से गिरा है, पिछली बार भी हमने देखा और इस बार भी देखा। हालांकि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हम लगातार लोगों से अपील करते रहे कि वो अपने घरों से निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। लेकिन गगनचुंबनीय इमारतों में जो लोग बैठे हैं, जो गौतम बुद्ध नगर की बात करें या फिर गाजियाबाद, बड़े शहरों की बात करें, जो बड़ी बड़ी इमारतों में अपने एसी फ्लैट्स में रहते हैं, उन्होंने शायद नीचे उतरना पसंद नहीं किया और इसलिए गाजियाबाद और नोएडा की बात करूं तो वहां का वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत कम रहा है। हमेशा शहरी और ग्रामीण इलाकों में जब हम कंपेयर करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में हीट वेव, इस सारी दुविधाओं के बावजूद भी ग्रामीण वोट ज्यादा तादाद में निकलकर वोट करता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर अब तक वोटिंग हो गई है और इन 16 सीटों पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। अगर जहां जो बिल्कुल गड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, अगर वहां से भी उसके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, वहां भी उसका चुनाव पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो सोचिए कि जहां अच्छा कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट इंडिया गठबंधन ने उतारा है तो वहां क्या हाल होगा। और राजस्थान से तो कुछ अलग तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। 25 में से 25 पर अभी भारतीय जनता पार्टी काबिज है, लेकिन और अभी विधानसभा का चुनाव भी उसने वहां पर जीता है। उसके बावजूद भी लग रहा है कि आधे से भी कम पर सिमटती हुई यहां पर भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। और इस तरह का आकलन मैं नहीं कर रही, बल्कि वहां के जो जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, जो सट्टा बाजार है, उसमें इस तरह की पूरी तरीके की सुगबुगाहट है। हालांकि मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की हम बात करें तो वहां से भी कोई बहुत उत्साहवर्धक खबरें भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आ रही हैं। और क्या इसी वजह से प्रधानमंत्री के जो भाषण है उनमें गिरावट देखी जा रही है। वो मीडिया जो गुलाम मीडिया माना जाता है, जो सरकार के कदमों में बैठकर अपनी पत्रकारिता करता रहा है, वो भी अब जबान खोलने लगा है। और जबान वो इंडिया गठबंधन के फेवर में तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे सवाल वो कर रहा है। और जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर,
उस पे एक तरह से बखियां उधेड़ रहे हैं मीडिया के लोग उनके, और खासतौर पे वो जो कि गुलाम मीडिया माना जाता था। तो आप ये देखिए कि लगातार जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिसको कांग्रेस क्रांतिकारी मैनिफेस्टो कह रही है, जो वाकई में एक ऐसा मैनिफेस्टो है जो शायद ही अभी हाल के दिनों में, हाल के इलेक्शंस में कभी देखने के लिए मिला हो। उस पर आप ये देखिए कि इतना प्रचार खुद कांग्रेस ने नहीं किया जितना प्रचार हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया, और अब लोग क्यूरियस होकर, जिज्ञासु होकर देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग आखिर कहां है। पन्ने पलट रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं। अगर मंगलसूत्र की बात कहां है जो हमारा छीन लिया जाएगा, पन्ने पलट रहे हैं कि भाई 2 गाड़ियां हैं, 1 गाड़ी छीन लेंगे, 2 मकान है, 1 मकान छीन लेंगे। ऐसा कहां लिखा है? तो ऐसा तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है नहीं, और उनको असली तस्वीर दिख रही है कि 30 लाख नौकरियां, जो खाली पद है वो भरे जाएंगे, पहली नौकरी युवाओं की पक्की हो जाएगी, कैसे महिलाओं को, गरीब महिलाएं, उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे साल के, और इस तरह की तमाम चीजें वो पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। और उनकी समझ में आ रहा है कि अगर ये धरातल पर उतर गया मैनिफेस्टो, तो कैसे आने वाले वक्त में वारे न्यारे होने जा रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री ये कहते हुए मंचों से नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, अगर इसका आप सार समझे कि कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तभी वो सारे डर दिखा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर, कल हुई वोटिंग पर, उससे पहले हुई वोटिंग पर, अब तक हुई 190 सीटों पर हुई वोटिंग पर, गिरते हुए वोटिंग परसेंटेज पर क्या कुछ है आकलन, क्या कुछ है विश्लेषण, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद सीनियर वरिष्ठ पत्रकार, जिनकी ना सिर्फ अपने अपने राज्यों में बहुत अच्छी पकड़ है, बल्कि उसके साथ साथ देश की नब्ज को भी बहुत अच्छे से टटोलते और जानते हैं और बारीकी से देखते हैं। तीनों वरिष्ठ मेहमानों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर राकेश पाठक है। वो भले ही मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन पूरे देश की जो राजनीतिक नब्ज है वो उस पर उनकी गहरी पकड़ और उसकी अच्छे से वो पड़ताल करते हैं। अनिल शर्मा जी राजस्थान से आते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार उनको आप कार्यक्रम पे हमारे देखते रहते हैं, और उनकी भी ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश की जो राजनीतिक नब्ज है उस पर उनकी पकड़ है। और पुष्पेंद्र चौधरी जी किसान नेता हैं, लेकिन सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और लगातार तमाम मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बातों को रखते रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति को उनसे बेहतर और कोई समझता नहीं है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत पुष्पेंद्र जी आपसे मैं करना चाहूंगी, क्या खबरें हैं उत्तर प्रदेश से? 16 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है, क्या कह रही है आपकी ग्राउंड रिपोर्ट? हालांकि ग्राउंड पर जाकर मैंने भी बहुत टटोला है, मैंने भी लोगों से बात की है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगी। देखिए बुशरा जी, सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भाई ये जो 5-7% का वोटिंग परसेंटेज, कहीं कहीं 8%, कहीं कहीं 10% का गया है, ये वास्तव में एक उदासीनता भाजपा के जो वोटर्स हैं उनकी दिखाई दे रही है। और ये लगातार हमने जो है बात भी की, हम गए भी कई जगह, तो हमें ये चीज निकल के आई कि जो ठाकुरों की पंचायत हो रही थी लगातार वेस्टर्न यूपी में, एक तो उन्होंने बहुत ज्यादा जबरदस्त उदासीनता दिखाई है। वो कुछ कम भी गए हैं, जो गए हैं वो या तो नोटा दबा के आ गए या विरोध में वोट करके आ गए। इसी प्रकार से जयंत चौधरी के भाजपा में जाने से कोई लाभ नहीं हुआ है। उनके वोटरों ने भी, जैसे छपरौली सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, वहां बहुत ज्यादा पिछले के मुकाबले 8-9% वोट परसेंट गिरा है। जो कल का चुनाव वहां बागपत में हुआ था, वहां भी स्थिति खराब हुई है। और बाकी हमने मेरठ में देखा, मुजफ्फरनगर में देखा, बाकी सब चीजें देखी, तो वोट परसेंटेज जो गिरना है वो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और वोट परसेंटेज के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बड़ी पिक्चर भी बताना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए। ये एक 25 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा अच्छा आर्टिकल ये छपा था, इसको अगर देखना चाहें तो इसमें वोट परसेंटेज के द मैसेज इन टर्नआउट पैटर्न्स, इसने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में 1999 से 2024 तक का इन्होंने ट्रैक किया है। इन्होंने ये कहा है कि जब भी वोट परसेंटेज गिरती है तो कांग्रेस को जबरदस्त लाभ होता है। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात हम करें तो इसका एविडेंस ये है कि 99 में हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में आपके बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये इन्होंने लिए हैं। इसमें 99 में 54.3% वोट था। 99 में जब इनकी सरकार बीजेपी की बनी थी, जैसे ही ये 2 परसेंटेज पॉइंट डाउन आया, 52% 2014 में हुआ, तो सरकार पलट गई। उसके बाद 2% के आसपास फिर 50.8 पे गिर गया, फिर से यूपीए की सरकार बनी, और 14 में ये बढ़ के 62% हो गया, तो बीजेपी की
फिर 65% 2019 में हो गया, तब भी बीजेपी की सरकार बनी, और इस बार 65% से गिर के ये 59% और एवरेज ये जो पहले फेज की 102 सीटें उन पे रह गया। यही आंकड़ा दूसरे फेज का भी लगभग रहा है। तो जब भी ये 2-3% का वोट परसेंटेज भी हिंदी स्पीकिंग राज्यों में गिर जाता है, तो बहुत भारी नुकसान जो है भाजपा का होता है। ये जो मुझे 5-6% का वोट परसेंटेज 102 सीटों में उसके बाद भी दिखाई दे रहा है हिंदी स्पीकिंग राज्यों की, यदि मैं बात करूं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बुरी खबर जो है भाजपा के लिए है। और पहले फेज में मैं ये देख पा रहा हूं कि निश्चित रूप से 16 सीटें, अगर हम यूपी की बात करें, तो ये 5-6 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे। पहले फेज का विस्तार से आकलन आपके कार्यक्रम में हमने किया है। कल जो वोटिंग हुई है दूसरे फेज की 8 सीटों की, उसमें बागपत जो है निश्चित रूप से ये हारने जा रहे हैं। अमरोहा में इनकी हालत जो है खराब है। मेरठ में वो हमें पता लगा है कि रामचंद्र जी ने फ्लाइट पकड़ दी है, बंबई वो जा चुके हैं। ये 3 सीटें निश्चित रूप से। अलीगढ़ में भी जो है चुनाव में जबरदस्त विजेंद्र सिंह जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वो लड़े हैं। जाटों ने, लोध राजपूतों ने और तमाम कुछ ब्राह्मणों से भी नाराजगी थी, वो सब वोट वहां गए हैं। मुसलमान काफी बड़ी तादाद में, क्योंकि जो इसमें मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी उसका भी मैं आंकड़ा अगर आपको बताऊं, पांचों उसका, तो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ज्यादा वोट परसेंटेज हुआ है। जैसे अमरोहा में 62-63%, ये 5 बजे तक का आंकड़ा, उसके बाद आंकड़ा कुछ थोड़ा सा बड़ा है। मेरठ में 56% है, बागपत में 50% है, मथुरा में 47% है, तो गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर इसमें 50-55% के आसपास है। तो ये जितने भी शहरी इलाके हैं यहाँ वोट परसेंटेज कम होना, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें ज्यादा हैं जहां मुस्लिम 40-30% है, वहां पर जो है ज्यादा वोट परसेंटेज होना, और कुछ विधानसभाएं जैसे सिवाल खास में हमने देखा जो बागपत सीट में आती है उसमें भी बम्पर मतदान हुआ है। तो ये सारा का सारा जोड़ करके ये बताया जा रहा है कि इनके जाने की बेला आ गई है। 16 सीटों में ही यूपी में ये जो है 10 सीटें लूज कर चुके हैं, मतलब 10 सीटों पर 6 इनकी तरफ 5-6 जाएंगी और 10 सीटें इंडिया गठबंधन के उसमें जाती दिखाई दे रही है। तो जो इनका 75 आंकड़ा सोच रहे थे, 80 में से 80 यूपी में सोच रहे थे, ये दूर दूर तक संभव नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थिति राजस्थान में रही है। राजस्थान में भी 50-50 का चुनाव है। 12-13 सीट भाजपा की आ जाए या इंडिया गठबंधन की आ जाए, दोनों में से किसी की भी आ सकती है। ये स्थिति जो 2 राज्यों का अगर मैं आकलन करूं, और विस्तार से मैंने आपको हिंदी स्पीकिंग जो इनका बताया राज्यों का, तो इनका किसी भी लिहाज से लौटने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ के अलावा तो इनको बढ़ने की कहीं संभावना नहीं है। यहाँ तो ये घट गए और उल्टे, और कहीं बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो ये भारी लॉस में रहने वाले हैं और इनकी सरकार जाने की स्थिति लग रही है। 200 से नीचे की फिगर तो यहीं से पता लग रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री बौखलाए हुए तरह तरह की बयानबाजी, मुसलमानों की, मंगलसूत्र की और तमाम चीजों की उल्टी सीधी कर रहे हैं, जो जनता जो है किसी भी हालत में जो है सहमत उनकी बातों से नहीं है। जी जी बिल्कुल। और आज हम प्रियंका गांधी को भी सुन रहे थे। प्रियंका गांधी ने आज बहुत ही कह सकते हैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और जो कटाक्ष किया है, गप्पी अंकल की कहानी सुनाकर जो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को बरगला रहे हैं, गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, वो तो हमेशा से करते रहे हैं। लेकिन एन चुनाव से पहले एक ऐसी सरकार जिसने 2019 में 303 सीटें हासिल की हो, जिस पार्टी ने लगातार 10 साल से जो सत्ता में काबिज हो, उसको देखिए 10 साल के बाद वो जनता के सामने क्या परोस रही है और किस बिना पर वो वोट मांग रही है, ये बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आ रहा है। अनिल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी अभी की स्थिति आपको क्या लग रही है? 35% के करीब अब जो 543 सीटों में से हम कहें तो वोटिंग हो चुकी है 35% सीटों पर, 190 सीटें कंप्लीट हो गई हैं। काफी बड़ा नंबर है ये। और अगर इस नंबर में बीजेपी फिसलती हुई नजर आए, अगर लगातार जहां उसका वोट बैंक है, जो शहरी वोट बैंक माना जाता है उसका, वो अगर वोट करने के लिए निकल ही नहीं रहा है, वो उत्साहित ही नहीं है, तो आप इस तस्वीर को फिर किधर जाता हुआ देखते हैं? और मध्य प्रदेश भी इसमें आप ऐड करिएगा। बुशरा जी, हिंदी भारत के बारे में पुष्पेंद्र भाई ने काफी विस्तार से बताया है। उसमें मध्य प्रदेश भी आता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जिक्र कर लिया। मध्य प्रदेश में अभी 12 सीटों पर मतदान हो चुका है, बाकी पर होना है अगले चरणों में, जिसमें कई हॉट सीट हैं। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट है, शिवराज सिंह की है, दिग्विजय सिंह की सीट है, कई महत्वपूर्ण प्रत्याशी अभी मैदान में है।
मैं अगर राष्ट्रीय परिदृश्य को देखूं तो मुझे लगता है कि इन दो चरणों के रुझान से ही आने वाले चरणों की थोड़ी सी आहट तो सुनाई दे रही है। सबसे पहली बात यह कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक बड़ी रणनीतिक भूल की है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था तो वे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आ गए। हम सब जानते हैं, हम कई बार से इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जितनी बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो का उल्लेख नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी कर रही है, उनका सोशल मीडिया कर रहा है, उतनी ही जिज्ञासा देश के आम लोगों के मन में हो रही है कि आखिर इसमें ऐसा है क्या। कल शाम तक का आंकड़ा था कि 42 लाख लोग इसे डाउनलोड कर चुके थे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को। कल सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बुशरा जी भोपाल में। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा जो न्याय पत्र है 15,000 यानी 18,000 कुछ शब्दों का है, एक भी बार इन हजारों शब्दों में मुस्लिम शब्द नहीं है, एक भी बार शरिया शब्द नहीं है। लेकिन बीजेपी उनका प्रचार कर रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, तो इसका उल्टा प्रभाव हुआ, ये बूमरैंग कर गया। नंबर एक, जनता ने जिज्ञासा के चलते कांग्रेस के मैनिफेस्टो को खंगाला, पढ़ा, उसमें जानने की कोशिश की, और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में शुरू में कहा, वो जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, मैं अक्सर उसे भोंपू मीडिया ही कहता हूं, उसके दो पत्रकारों ने जो 2000 के नोट में चिप ढूंढ रहे थे, दावा कर रहे थे, उन लोगों ने फैक्ट चेक करके बता दिया है कि ये 5 झूठ है बोल रहे हैं मोदी जी और उनकी पार्टी, ये चीजें है ही नहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में। तो इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि जो उनका अपना कोर वोटर है, यानी मोदी का समर्थक, बीजेपी का समर्थक, उसको भी अब ये लगने लगा है कि नहीं, अति हो गई है अब ये, कुछ तो सच बोल दिए, कभी तो सच बोलिए, कभी तो ये बताइए कि आप और आपकी सरकार क्या करेगी। सिर्फ कांग्रेस को कोसते कोसते 10 साल निकल गए। तो ये जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि मतदान कम हो रहा है, उसके पीछे ये मोह भंग की स्थितियां हैं। उनके अपने मतदाता का मोह भंग हुआ, इसलिए वो वोट डालने जा नहीं रहा। उसकी व्यवस्था समझिए बुशरा जी, वो तो चूंकि गंगा जली उठा चुका था, कसम खा चुका था कि जन्मांतर बीजेपी को वोट देगा, मोदी जी को लाएगा, 500 रुपए का पेट्रोल हो जाए, 5,000 का एलपीजी सिलेंडर हो जाए, फिर भी देगा। लेकिन आज की तारीख में इन 1.5-2 महीने में उसको ये समझ में आया कि मैंने कसम गलत खा ली थी। अब उसकी मजबूरी है, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि वो और किसी को वोट दे नहीं सकता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपने आप को क्या मुंह दिखाऊंगा कि यार मैं बीजेपी के अलावा किसी को वोट दे आया, तो फिर वोट देने ही नहीं जा रहे। तो ये जो हिस्सा है वोट न देने वालों का, वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान दिखाई दे रहा है। आरक्षण की बात बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने कही, उसका भी उल्टा असर हुआ है। उन तबकों में जिनके आरक्षण को लेकर प्रावधान है, उनमें भी ये संदेश चला गया है कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो फिर वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र में दलितों, मुसलमानों, महिलाओं की क्या स्थिति होगी, ये सब मनुस्मृति में लिखा ही हुआ है। तो वो लोग भी एक तरफा लामबंद होकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। अब जो असली चुनौती कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सामने है, वो है चुनावी प्रबंधन की। अब तक ये समझ में आया कि जो गलतियां कांग्रेस ने, बाकी उनके सहयोगी दलों ने पिछले वर्षों में की होंगी, उनमें कुछ तो कोर्स करेक्शन किया है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जिन 12 संसदीय सीटों पर चुनाव हो चुका है, वहां यह शिकायत नहीं मिली, ऐसी खबरें नहीं आई। हमारे आपके पास मुफस्सिल संवाददाता होते हैं कस्बों में, देहातों में, ये खबरें नहीं आई कि कांग्रेस के बूथ पर आदमी नहीं था या कोई संपर्क करने नहीं आया था घरों पर। ये शिकायतें कांग्रेस ने दूर की हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ 2 ही पार्टियां हैं सीधे तौर पर, तीसरा कोई बड़ा दल यहाँ है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी सीटों की संख्या की मैं बात नहीं करूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बहुत कठिन है डगरपन घट की ये विषय। जी बिल्कुल, और वो साफ तौर पर दिख भी रहा है कि जो डगर है वो कितनी कठिन और आते आते वक्त में और कितनी कठिन होती हुई जा रही है, वो लगातार दिख रहा है, उनके बयानों से दिख रहा है। और जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर गुलाम मीडिया भी बोल पड़े और सवाल पूछने लगे तो आप समझिए। और ये कहा जाता है, जिस चैनल की मैं बात कर रही हूँ, कि उसके मालिक हवा का रुख सबसे पहले भांप लेते हैं। अगर उसमें भी अगर वो इस तरह की चीजें होती हुई नजर आए और वो अगर सवाल पूछते हुए नजर आए जो कि सिर्फ भोंपू बजाते रहते हैं, तो आप समझिए कि हवा का रुख जो है वो किधर जा रहा है। अनिल जी,
क्या खबरें हैं राजस्थान से? राजस्थान के जनता ने तो लग रहा है कि कुछ और ही ठान लिया है, विधानसभा में कुछ और लोकसभा में कुछ और। वहां से खबरें तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं। मेरे से पहले पुष्पेंद्र जी ने राजस्थान को बड़ा अच्छी तरीके से समझाया। मेरा मानना ये, राजस्थान में जो है करीब करीब 25 सीटों पे, सब सीटों पे चुनाव संपन्न हो चुका है। वोटिंग परसेंटेज डाउन आया, काफी डाउन आया। फर्स्ट फेज में तो बहुत डाउन था, सेकंड में पिकअप करने की कोशिश करी तो भी वो 2019 का आंकड़ा नहीं छू पाए। और इसके साथ में कंपैरिजन और करना चाहिए कि राजस्थान में चुनाव हुए थे नवंबर दिसंबर में विधानसभा के, और उसके 4 महीने बाद ही आपके पास लोकसभा चुनाव आ गए। उसको कंपेयर अगर आप करेंगे तो ड्रॉप 16% से 18% के करीब है। ये 16% 18% लोग कौन थे, वो कहां गए? एक फिगर मेरे पास है, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो, जो मेरे पास फिगर आया था अपने सोर्सेज से, करीब 45 लाख न्यू वोटर्स वोट डालने नहीं गए। ये बहुत बड़ा नंबर होता है बुशरा जी, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोगों में ना तो उत्साह था, ना उनको लगा जो ये बोलते वो पूरा होगा। कई लोग ऐसे भी थे जो पाठक साहब बोल रहे थे, जो पाठक साहब मेरे से बेटर समझते हैं इलेक्शंस को, मैं मानता हूं। पुष्पेंद्र जी भी बेटर समझते हैं, मैं तो इतना नहीं समझ पाता हूँ शायद। पर मेरा मानना ये आपके इनडिफरेंस था, कंप्लीट इनडिफरेंस था। एक चीज मैंने नोटिस करी थी, जो पुष्पेंद्र जी मेरे साथ एक उसमें थे सत्य हिंदी के शो पे थोड़े दिन पहले, वहां भी मैंने बोला था, एक टिपिकल चीज नोट करी मैंने। जब जब मोदी जी के भाषण राजस्थान में होते थे, अभी तक मोदी 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 बहुत होता था, अब के मुझे राजस्थान में मोदी मोदी गायब दिखा। वो क्यों गायब दिखा? क्या रिस्पॉन्सिव नहीं था क्राउड? क्या क्राउड को पैसे देके बुलाया गया था? क्या उनको जबरदस्ती बैठाया गया था और उनसे कहा गया था, इसलिए उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आया? और राजस्थान वो धरा है जहां से मोदी जी के बिल्कुल ही सबसे बड़े वचन निकले, मंगलसूत्र वाले। वो भी मैं बोलता हूं, वो भी उनको उल्टा पड़ा। उससे औरतों में नाराजगी बढ़ी उस चीज को लेके। फिर पुष्पेंद्र जी की बात पे आऊंगा। 2 चीजें और देखने को मिली, राकेश जी ने भी उसके तरफ इशारा करा अपनी चीज में। एक देखने को मिला जाट कंसोलिडेशन। मैं ये नहीं बोलूंगा सारा जाट कम्युनिटी एक तरफ चलेगी, नहीं, मैं बोलूंगा मेजॉरिटी ऑफ जाट्स कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखे। और SC STs में एक डर फैला कि ये संविधान बदल देंगे, और अगर संविधान नहीं बदलेंगे तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। अब आप उनसे पूछते थे काउंटर क्वेश्चन में, रिजर्वेशन कैसे खत्म होगा, तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते थे वो हमारे को, जब हम फील्ड में जाते थे, ये हर चीज को प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारा रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इस सरकार का हम क्या करें? ये जो मुद्दे थे, जाट क्यों नाराज थे उस पर भी मैं आता हूं। फार्मर एजिटेशन एक पॉइंट था। राजस्थान में अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि राजस्थान से बहुत ज्यादा लोग आर्मी में जाते हैं। मैं किसी और चैनल पे भी था, वहां भी मैंने अभी समझाया, जैसे पुष्पेंद्र जी ने अभी इंडियन एक्सप्रेस की बात करी। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट करी थी आज से करीब 15-20 दिन पहले, जिसमें उन्होंने एक सिटी को टारगेट करा था, कुचामन टाउन है, वहां पे सबसे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे जो सेना में लोग भर्ती के लिए जाते थे, करीब 150। आज कितने बच्चे उनके हिसाब से? करीब 6 से 8। अग्निवीर में कोई बच्चा जाना नहीं चाहता। और वहां पे सिर्फ राजस्थान के बच्चे नहीं आते थे, वहां पे यूपी से भी आते थे, वहां पे हरियाणा से भी आते थे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अग्निवीर कितना बड़ा मुद्दा था। और बुशरा जी, मैं आपको ध्यान होगा, अपन ने राजस्थान पे शो करे थे असेंबली टाइम पे, तब भी मैं बोलता था अग्निवीर का मुद्दा है, पर कांग्रेस उसको ढंग से उठा नहीं पाई। भगवान ने बुद्धि दी, राहुल गांधी ने उसको उठाया आपके, और मैनिफेस्टो का पार्ट भी बनाया। तो मुझे लगता है उसका अंतर भी जो न्यू वोटर्स हैं उन पे पड़ा है। इस बात में कोई वो नहीं करना चाहिए, उसका असर पड़ा है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और है, हमारे नए नए सीएम हैं भजनलाल शर्मा। 4 महीने हुए हैं, आपको पता है वो कैसे सीएम बने, सब जानते हैं। पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए। उनकी किस्मत में 4 महीने की पहले की गवर्नमेंट का कंपैरिजन चालू हो जाता है।
कि अशोक गहलोत ने क्या करा था और अब क्या हो रहा है। चिरंजीवी योजना 25 लाख का बीमा लोग भूले नहीं, इसलिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में चिरंजीवी योजना 25 लाख का बीमा कर रखा है। आप देखिए, क्योंकि वो स्कीम ऐसी थी जो अट्रैक्ट कर रही थी। वो फंस गए हैं, उनके पास इन चीजों का जवाब नहीं है। फिर शायद नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट आया था, 70 साल से बड़े बुजुर्गों को मैं अब 5 लाख का बीमा दूंगा। आप बताइए, कहां 25 लाख की बात हो रही है, कहां 5 लाख की बात हो रही है। स्टेट में तो हमारे सबको था ना 25 लाख का बीमा। तो आपने अब कंपैरिजन भी आप किससे करते हो, या तो अशोक गहलोत से। अब अशोक गहलोत ने इतनी वेलफेयर स्कीम दे दी थी कि वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। फिर दूसरा कंपैरिजन चालू होता है वसुंधरा राजे से, बीजेपी टू बीजेपी। अब वसुंधरा राजे का स्टेचर और भजनलाल जी के स्टेचर में जमीन आसमान का अंतर है। वो कहां, ये कहां बेचारे, ये तो अभी बने हैं और फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े थे और फर्स्ट टाइम में मुख्यमंत्री बन गए। कितने लोग इनको पहचानते हैं। मेरे को वसुंधरा जी का टेन्योर याद है, उनके पास हर पंचायत में 5 आदमियों के नंबर रहते थे, नाम से पहचानती थी। मैं इन मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं कि आप उनको शायद पहचान जाए पर वो आपको नहीं पहचानता होगा। पंचायत लेवल का जो आदमी है बीजेपी का, वो शायद बोलेगा भजनलाल जी कौन हो, कौन भजनलाल, क्योंकि अभी तक आप स्टेचर पे पहुंचे ही नहीं हो। इन चीजों ने राजस्थान में लोगों में एक तरह से डिसइंटरेस्ट पैदा करा कि हमारे वोट से क्या अंतर पड़ेगा। और एक राकेश जी ने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट करी जो बड़ी नेसेसरी है, मैं और चैनल्स पे भी बोला हूं, यहां भी बोलना चाहूंगा। मैं जिस एरिया में रहता हूं बुशरा जी, ये गढ़ है बीजेपी और आरएसएस का। जयपुर में जिस एरिया में रहता हूं, ये गढ़ है आरएसएस का, बीजेपी का। आज तक ये होता आया था कि चुनाव से एक दिन पहले या चुनाव वाले दिन सवेरे सवेरे बीजेपी वाले आपको पर्ची देके जाते थे। अब के ना तो कोई पर्ची देने आया, ना मुझे कोई बूथ के ऊपर टेबल में आदमी दिखा बीजेपी का। क्या बीजेपी का कार्यकर्ता भी नाराज है? क्या आरएसएस ने भी अपने कदम खींच लिए हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप देखिए, कल का चुनाव 13 सीटों पे हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत एक जगह पे टेबल पे खुद बैठे हुए थे और खुद ही पर्चियां बना रहे थे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, क्या यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो डिसइल्यूशन्ड है? क्या उसको पसंद नहीं आ रहा है? क्या वर्किंग स्टाइल पसंद नहीं आ रही है स्टेट गवर्नमेंट की? क्योंकि वो भी इंपैक्ट करेगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इलेक्शन तो लोकसभा का है ना। आपका सीएम कैसा है, एक कार्यकर्ता का काम हो रहा है नहीं हो रहा। कार्यकर्ता क्या मांगता है? ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर्स मांगते हैं कि ये मेरा है, ये पर्ची ले लीजिए, कर दीजिए। जो सुनने में आ रहा है वो मुख्यमंत्री वो भी नहीं कर पा रहे, तो हर चीज की परमिशन शायद दिल्ली से लेनी पड़ती है। तो आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, उस स्टेट में अगर ऐसी हालत है तो ऑब्वियसली टक्कर होनी थी। और इसके बाद में बहुत बढ़िया चीज राकेश जी ने बोली, जो शायद मैं भी बोलता, सबसे बढ़िया मार्केटिंग अगर कांग्रेस की कोई कर सकता था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आपके कांग्रेस की मार्केटिंग ज्यादा की, बीजेपी की कम करी। अरे कितने डाउनलोड हो गए, कोई मैनिफेस्टो पढ़ता नहीं था। आपको बताऊं, कोई आदमी पढ़ना पसंद नहीं करता था, देखता नहीं था। वो जबरदस्ती के लिए लोग देखने लग गए। फिगर बताया पाठक साहब ने, लाखों का फिगर है। अगर इतने डाउनलोड हो गए तो आप अंदाजा लगाइए, तो कांग्रेस को तो धन्यवाद देना चाहिए इनको, आगे आके कि साहब और बोलो, और लोग पढ़ेंगे हमारा मैनिफेस्टो। आप तो कमाल आदमी हो, आप तो ब्रांडिंग कर रहे हो हमारी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी से चूक हुई है। मंगलसूत्र में राजस्थान में मानता हूं बहुत बड़ी चूक थी, और वो जगह भी ठीक नहीं थी जहां पे वो भाषण दिया गया। पर शायद उनको लगा बांसवाड़ा टच करता है गुजरात से और बांसवाड़ा टच करता है एमपी से, शायद उनको लगा मैं यहां से बोलूंगा तो उसकी आवाज वहां तो जाएगी, साथ में मैं प्रधानमंत्री हूं तो पूरा देश सुनेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैंपेन स्ट्रेटजी है बीजेपी की, वो शायद कहीं मार खा रही है। और जो पुष्पेंद्र जी ने कहा, उस बात से एग्री करता हूं। राजस्थान में जाट लामबंद हुए, कोई शक नहीं। SC ST लामबंद हुए, कोई शक नहीं है इसमें। और मुस्लिम 9% है, वो ऑब्वियस है, वेयर विल दे गो, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखना यह है कि अर्बन एरियाज में कितनी वोटिंग हुई,
और रूरल एरियाज पे कितनी वोटिंग हुई, उससे काफी चीजें क्लियर होंगी। पर मैं फिर भी मानता हूं कांग्रेस करीब करीब फाइट दे रही है बहुत तगड़ी। मुझे नहीं पता कितनी जीतेगी, आप मेरे को बहुत प्रेशराइज करते हैं हर समय, कितनी हारेगी कितनी जीतेगी, पर ये जरूर बोलूंगा 12 से 15 सीट जो है वहां बहुत टफ फाइट में फंसे हुई है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी। कोई भी जीत सकता है। देखिए अब ईवीएम पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट फेल हो जाते हैं जब ईवीएम खुलती है, तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। जी, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ अनिल जी, आप फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं और उसी पूरी उस तरह से तमाम अपने लिए ग्राउंड तैयार करके आप बात कह रहे हैं। लेकिन ये समझा जा सकता है और आप ही जैसे जो ज़मीनी तमाम पत्रकार हैं राजस्थान के, उनका यही कहना है राजस्थान एक सरप्राइजिंग एलिमेंट, यूपी और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जो बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो लेकर आ रहे हैं। अभी विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है कुछ ही महीने पहले और उसके बाद वहां से इस तरह की खबरें आना, वहां से जो विपक्ष के नेता हैं उनके नॉमिनेशन में इतनी भीड़ आना, उनकी सभाओं में इतनी भीड़ आना, और वहीं उत्तर प्रदेश जहां पर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री है जो काफी पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर में उनका शुमार होता है, जहां पर राम मंदिर जैसी एक लहर जिसको कह सकते हैं उसकी बात बीजेपी ने की, हालांकि वो चला नहीं बिल्कुल भी। अगर वहां पर माहौल विपक्ष के लिए बनता हुआ अगर नजर आए तो ये एक बड़ा सवाल है। पुष्पेंद्र जी, क्या आप इंडिया गठबंधन के फेवर में जाता हुआ यहां पर देख रहे हैं? क्या कैंडिडेट या फिर मुद्दे या फिर मोदी मैजिक का पूरे तरीके से खत्म हो जाना, क्या वो चीजें हैं मोटे तौर पर जिसने 1-1.5 महीने में पूरी कहानी पलट दी है? क्योंकि लगभग मैं 1.5 महीने 2 महीने पहले की अगर बात करूं तो हम किसी और तरह का एनालिसिस था, लेकिन इन 2 महीने में ये एनालिसिस जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है और वोटिंग के बाद तो कहानी ही पलट गई है। देखिए बुशरा जी, इसमें मुख्य बिंदु ये रहा कि जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसके बाद जो राम में बनाने की कोशिश हुई थी वो नैरेटिव जो है हफ्ते 10 दिन में ही फेल हो गया। और जो जातिगत जनगणना और उसके बाद सामाजिक न्याय की बात बार बार राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने और बाद में अपने मैनिफेस्टो में भी की, और नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय और तमाम सामाजिक न्याय, तमाम बातें जो इन्होंने की, ये इसका बड़ा जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अब वास्तविकता ये भी लोगों की समझ में आ गई है, जब भी आप जो ये चुनाव है बेसिकली आज की तारीख में धार्मिक लबादा ओढ़ करके जब चुनाव लड़ा जाता है, और दूसरा उसके कंपैरिजन में है कि ये चुनाव वास्तव में जातियां लड़ रही हैं। ठाकुर अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, जाट अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, गुर्जर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, SC ST समाज अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कोई किसानी को बचाने के लिए लड़ रहा है, कोई आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो ये जब भी जो है धर्म का लबादा उड़ा करके चुनाव लड़ा जाएगा तो भाजपा को बड़ा लाभ होगा, पहली बात। और भाजपा में लेकिन जब सारे लोग वहां वोट दे देते हैं जैसा कि 10 साल में पिछले हुआ, तो बाकी जातियों को जो मंडल वाली जातियां हैं, जो मंडल वाली फोर्सेस है, उनको ये पता लगता है कि सारा हिस्सेदारी और सारी जो ताकत है वो सवर्णों के पास चली गई अगर आप धर्म का लबादा ओढ़ करके चुनाव में जाते हो। लेकिन जब आप मंडलवादी फोर्सेस के जाते हो तो तब आपको लाभ मिलता है। अब इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। जो आरक्षण समाप्त करने की बात है, बिल्कुल मैं सहमत हूं जो अनिल जी ने बात कही है कि आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है इनडायरेक्टली। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनको प्राइवेटाइज कर देना, वहां आरक्षण अपने आप खत्म हो गया। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर इस सरकार ने लाखों की तादाद में 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट पर जो है सेवाएं ली है। अब कॉन्ट्रैक्ट पे सेवाएं ली जाती हैं तो वो तो जो है ना उसमें बहुत ज्यादा परीक्षा की आवश्यकता होती है, उसमें सिफारिशें चलती हैं खूब दबा करके, ना उसमें कोई यूपीएससी बीच में आता है, और वो सारी की सारी जो है वो सवर्णों के हिस्से में आ जाती है। ये सबने देखा है, और आरक्षण के माध्यम से जिनको हिस्सेदारी मिल जाती थी वो किनारे बैठ जाते हैं। एक तो ये हुआ है। तो धीरे धीरे लोगों में जो संविधान समाप्त होने वाली बात है और उसके बाद आरक्षण समाप्त होने वाली बात है, क्योंकि देखिए इनका एजेंडा जो है मुख्य रूप से ये बिल्कुल रहा है, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रिस्क्राइब ये संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हो, लेकिन इसको ये कभी पचा नहीं पाए कि भाई आरक्षण हो, आरक्षण नहीं होना चाहिए और जनरल सीटें होनी चाहिए। तभी ये EWS का आरक्षण भी लेके आए थे जिसका कोई आधार नहीं था, क्योंकि आरक्षण कोई आर्थिक उद्धार का मामला नहीं है, ये भागीदारी का मामला है। तो भागीदारी सबकी होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए।
तो ये एक तो लोगों की समझ में आ गई कि धर्म का लवादा ओढ़ते ही ये समझ लीजिए कि सारी हिस्सेदारी, सारी जॉब्स, सारी ताकत, पॉलिटिकल, आर्थिक और बिजनेस की सारी चली जाएगी सवर्णों के पास, आपके हिस्से में आएगी केवल वोट देना, दरी बिछाना। ये इनकी सबकी समझ में आ गई। अब जो 20 साल के बच्चे थे, जो अभी कार्यक्रम में बात कही गई, मोदी मोदी कहते हुए खम्भों पे चढ़ जाते थे, वो उत्साह सारा गायब हो चुका है, क्योंकि वो 20 साल का जो लड़का था वो आज 30 साल का आदमी बन चुका है। ना उसकी जॉब लगी है, ना व्यवसाय में वो कहीं सफल हुआ है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, और वो देख रहा है कि मेरा जो छोटा भाई है अगर वो भी इस राह पे चला गया तो मैं तो बर्बाद हुई, वो छोटा भाई भी बर्बाद हो जाए। तो ये युवाओं के मन में जो है भारी नाराजगी जॉब्स ना मिलने की वजह से, बेरोजगारी फैलने की वजह से है। इस मुद्दे की तरफ भी जो है सरकार, मतलब जो सारा का सारा विमर्श है वो बढ़ा है। पहले जैसे पुलवामा में 2019 में राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी हो गया था, 14 में अच्छे दिन आएंगे, बदलाव है, ये है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, वो हो गया। भ्रष्टाचार के विषय में भी इनकी इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से एविडेंस के साथ लोगों के सामने बात आ गई है कि जिस जिस कंपनी ने, व्यक्ति ने इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया, या तो उसने उससे पहले लाभ कमा लिया, या उसको बाद में लाभ हुआ, या उसके जो आपराधिक कृत्य थे, चाहे वो सीबीआई ईडी के थे, या कुछ ऐसी कंपनी थी जिसमें वो गड़बड़ घोटाले कर रहा था, या कोई इसको कॉन्ट्रैक्ट लेना था, तो वो सारी चीजें उससे बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। और कहीं कहीं तो इतना स्पष्ट है कि 14,000 करोड़ का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो 1,400 करोड़ इनको दे दिए। बिल्कुल क्लियर है कि 10% कमीशन है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें लोगों के बीच में, चाहे दवाइयों के सैंपल फेल हो गए तो आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दे दिए, आपको जो है सीबीआई ने, ईडी ने पकड़ लिया तो बेल लेने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दे दिए। तो ये इस चीज से सारी चीज स्पष्ट हुई कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये फेल हुए हैं। चाइना के एनक्रोचमेंट का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बना है, चाहे उतना ज्यादा विपक्ष इसको ना उठा पाया हो, लेकिन जिस तरीके से वो लद्दाख में वांगचुक जी और वो सब बैठे थे, उन्होंने उसको हाईलाइट किया, और उसके प्रति इनका जो रेस्पॉन्स था लोगों में गया कि भाई आदमी वहां बैठा है भूख हड़ताल पे, और लाखों आदमी वहां उनके साथ बैठे हैं, और रैली निकल रही है, आप उनको बॉर्डर पे क्यों नहीं जाने देते? आप यहाँ पर वाघा बॉर्डर पे तो बड़ी परेड करते हो, दिखाते हो कि यहाँ बॉर्डर है, और वहां परेड होती है, तो उनको जाने दो। अगर बॉर्डर तक आपके कब्जा है, जहां तक वो होना चाहिए था या होता था, तो उसको कोई तकलीफ नहीं है, जाओ भाई, कोई भी देख के आ जाओ, क्या दिक्कत है? तो वहां इन्होंने ना कभी किसी जो है जनता को जाने, ना चरवाए वहां शिकायत करते रहे भाई जहां हम चराते थे वो सब खत्म हो गई है, उसमें कब्जा हो गया है, ना किसी विपक्ष को जाने दिया। तो इनका राष्ट्रवाद का मुद्दा भी इस तरीके से धराशायी हो गया। भ्रष्टाचार पे ये धराशायी हो चुके हैं, सामाजिक न्याय पे ये धराशायी हो चुके हैं। महिला न्याय की ये जो बात करते थे वो भी बिल्कुल, जो मणिपुर की घटनाएं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की हो, चाहे महिला पहलवानों की हो, वो खत्म हो चुका है। किसानों को कितना रौंदा गया, कुचला गया, मतलब किसानों की प्रदर्शन करती हुई भीड़ पर डायरेक्ट जाकर के टेनी, जो इनका कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके लड़के ने जीप चढ़ा दी खुलेआम ऑन कैमरा। ऐसा कभी देश में नहीं हुआ। दिल्ली को घेरने अगर किसान आए तो चारों तरफ से आप घेराबंदी कर दें और कीले गाड़ दें, और वहां पंजाब के, हरियाणा के बॉर्डर में बैठे उनके ऊपर आंसू गैस, लाठी चार्ज और गोली से उनको मार दे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं देश के अंदर। अगर कोई आंदोलन करता है, वार्ता की जाती है, 1 राउंड 2 राउंड 10 राउंड, कभी कानून उनके ऊपर लादे नहीं जाते। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं कि चाहे युवा हो, गरीब हो, गरीब और गरीब हुआ है। पूरे इसमें स्टैटिस्टिक्स आई है कि 1% आदमी के पास आज 40% संपत्ति है। आज भी एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा हुआ है हरीश दामोदरन जी का, उसको अगर देखें तो। और आमदनी लगातार जो है 1% आदमी की 20-22% आमदनी, 40% वेल्थ हो गई है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो अनइक्वल सोसाइटी आर्थिक रूप से बनती चली जा रही है। तो इन सब के कारण एक बैकलैश इन सारी जातियों का हुआ है, और इसमें सवर्णों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अग्निवीर से परेशान है, अच्छी कीमतों से नहीं मिलने से परेशान है, जैसे राजपूत हुए, वो भी भर्ती होते थे। तो इन सब की वजह से एक बैकलैश है, जिसकी वजह से अब ये इनका किसी हालत में भी लौटना संभव मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है, बहुत बड़ी बात आपने लास्ट में ही कह दिया अपने समअप करने में कि लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या आपको ये चुनाव लोकलाइज्ड होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है ये चुनाव सीट, हर एक सीट पर अलग तरह के समीकरण, जो जातीय समीकरण है, या फिर जो लोकलाइज्ड मुद्दे हैं, या कैंडिडेट का जो चयन है, ये तमाम हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? अगर हम 2014 और 19 के इलेक्शंस को कंपेयर करें, जो जहां पर
एंटी इनकम्बेंसी थी, एक बड़े पैमाने पर 10 साल की सरकार रही थी यूपीए की, लोग बदलाव चाहते थे, शायद मौका देना चाहते थे नरेंद्र मोदी को। 2019 में हमने देखा कि एक छद्म राष्ट्रवाद फैलाई गई, पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए, लोगों ने फिर उनके ऊपर भरोसा जताया और उनको वोट दिया। लेकिन इस बार ना तो कोई ऐसा कोई बड़ा न कम्युनल कार्ड कोई काम करता हुआ नजर आ, मोदी के चेहरे पर लोग उस तरह से बिल्कुल जमीन पर न लेटे जा रहे हैं कि हाँ चाहे कहें बस हम वोट तो नहीं कर रहे हैं। क्या आपको ये चुनाव जातिगत समीकरण, लोकलाइज मुद्दे, असल मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई उस पर केंद्रित होता हुआ क्या नजर आ रहा है? और यही वजह है कि जब एक कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है तो शायद लहर ऐसी होती है कि लोग बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए उस उत्साह की भी कमी है। मैं शुरू दिन से कहता आया हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की बेचैनी ही ये है कि इस दफा का चुनाव, इस बार का चुनाव किसी भी कोर इशू के बिना हो रहा है। यानी उनकी तरफ से जो मुद्दा बनाया जाता है वे बनाने में विफल रहे हैं अब तक। दूसरी उनकी बड़ी विफलता ये है कि वे कितना भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंगलसूत्र कर रहे हैं, मुस्लिम लीग को याद कर रहे हैं, विपक्ष और तमाम सारा समाज का बड़ा हिस्सा उनके उस ट्रैप में नहीं फंस रहा इस बार। आप देख लीजिए, ये परिवर्तन राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मैंने रेखांकित किया है कि बीजेपी चाहकर भी नैरेटिव सेट नहीं कर पाती, वो एजेंडा सेट नहीं कर पा रही। बहुत कोशिश करती है राहुल गांधी के भाषणों में से कुछ निकाल लें, प्रियंका गांधी के भाषण में से कुछ निकाल लें, किसी शब्द की व्याख्या अपने तरीके से कर लें, लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे हैं अब तक। यही उनकी बेचैनी को बताने के लिए पर्याप्त है। दो एक बातें और जोड़ना चाहता हूं। अनिल जी वरिष्ठ हैं, ये उनका बड़प्पन है, उन्हें हम लोगों को अपने से ज्यादा जानकार बता दिया, हम प्रणाम करते हैं उनको, वे हमसे ज्यादा काबिल और जानकार व्यक्ति हैं। अनिल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अमित शाह 2 दिन पहले भोपाल आए, अचानक भोपाल में आकर रुके, नाइट होल्ड किया, परसों रात की बात। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, जितने लोग भोपाल में उस वक्त मौजूद थे, उन सबकी उन्होंने क्लास लगाई। मुद्दा क्या था कि वोटिंग कम क्यों हो रही है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बाकायदा स्पष्ट रूप से वे कहकर गए हैं कि जिनके क्षेत्रों में, यानी विधायकों के, जिन विधायकों के क्षेत्र में कम मतदान होगा उनका रिपोर्ट कार्ड इस आधार पर बनेगा, और जो लोग मंत्री हैं अभी, यानी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उनके भी निर्णय इस वोटिंग के प्रतिशत के बाद तय किया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश में कितना कम मतदान हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी कितनी चिंतित है, ये अमित शाह के इस बयान से आप जान सकते हैं कि मंत्री तक का पद चला जाएगा अगर उसके विधानसभा क्षेत्र में वोट कम पड़े तो। दूसरी बात और बताता हूं, मुरैना में परसों क्षमा कीजिए, नरेंद्र मोदी जी की आम सभा थी। जो अनिल जी ने दर्ज किया, उनके निगाह में आया कि अब मोदी मोदी के वैसे नारे नहीं लगते। मुरैना में और भी इस तरह के वीडियो सामने आए कि महिलाएं बड़ी संख्या में उठकर चली जा रही हैं, वीडियो पे ऑन कैमरा बोल रही हैं कि हमको तो खाने का लालच देकर बुलाया था, यहाँ तो पीने का पानी नहीं मिला, खाना तो दूर की बात है। मोदी की सभा में लोगों का कहना यह कि बहुत कम लोग वहां मौजूद थे। तीसरी और अंतिम बात, जेपी नड्डा भी आए थे पिछले हफ्ते। बुशरा जी, जेपी नड्डा के नाम से जो हेडलाइन अखबारों में छपी है वो ये है कि बीजेपी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस लूटना चाहती है। मैं नहीं समझ पाया दो वाक्यों का आपस में क्या रिश्ता था। 35 साल हो गए पत्रकारिता में, वो हेडलाइन कैसे बनी होगी, लेकिन वो नड्डा साहब ने बोला था। अर्थात वे इस बात को समझ रहे हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना की बात करके समाज के बहुत भीतर तक संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होकर रहेगी। तब जेपी नड्डा को यह कहना पड़ा है कि बीजेपी इसके पक्ष में है, वरना आप याद कर लीजिए इससे पहले कब बोल रहे थे ये लोग। तो कुल मिलाकर जो पूरा नजारा है वो बीजेपी की हताशा को बयान करता है। हर दिन एक नई हताशा सामने दिखाई देती है। अमित शाह लगातार अभी शिवपुरी में थे, फिर राजगढ़ में रहे, दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में किस तरह के भाषण दे रहे हैं, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, दिग्विजय सिंह के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। माने व्यक्तिगत चरित्र हनन से लेकर हर सीमा तक, पतन के पाताल तक जाने के लिए ये लोग तैयार बैठे हैं। ये इस बात को बताता है कि उनको भी खबर है कि जनता मूड बना चुकी है। जी बुशरा जी।
जी, बिल्कुल। और ये लग ही रहा है और इसका श्रेय बहुत हद तक या मैं कहूँ शायद 90% से ज़्यादा इसका अगर श्रेय किसी शख्स को जाता है, तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने जब पहली बार जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो लोगों को लगा कि कहाँ लोग आएंगे, कौन जुड़ेगा इनके साथ, लेकिन वहां तो लोगों का हुजूम जुड़ पड़ा। शायद खुद कांग्रेस को भी इसका अंदाजा नहीं होगा और वो बहुत एक सुपर हिट यात्रा उनकी रही और लोगों को लगा कि अभी भी कोई एक ऐसा नेता है जो पैदल चल के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर वर्ग के इंसान से, हर वर्ग के शख्स से उसकी तरह मिलकर, उसकी तरह बनकर उनके मुद्दों को सुनता है, समझता है और फिर उस पर अमल करता है। और फिर उसके बाद दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका भी इसी तरह से क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने वो भी यात्रा निकाली और उन तमाम इस पूरे पीरियड में 1 और 2 इस पूरे पीरियड में जिस तरह से उन्होंने लोगों के दुख दर्द तकलीफ को समझा और उसके बाद जो मैनिफेस्टो बना लोगों की राय लेकर, वो मैनिफेस्टो ने भूचाल ला दिया। वो ऐसा मैनिफेस्टो था, मुझे नहीं लगता कि मैंने भी अपने 20-21 साल के पत्रकारिता के इस पूरे अनुभव में मैंने नहीं देखा कि कभी किसी घोषणा पत्र पर इतनी कभी बात हुई हो, इतनी चर्चा हो रही हो कि उसको केंद्र में रख के पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन हो रहा हो और उसी को सामने रखकर लोग वोट कर रहे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसका श्रेय कहीं ना कहीं राहुल गांधी को, या मैं कहूं पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता हुआ नजर आता है। जब भी वो भाषण देते थे तो लोगों को लगता था ये रिपीटेटिव है, एक ही बात को बार बार क्यों कहते हैं, लेकिन उन्होंने जब बातें बार बार कही वो लोगों के दिमाग में पूरे तरीके से रजिस्टर हो गई, छप गई और अब वही बातें तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी के जुमले, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी, इस सब पर ही होता हुआ नजर आ रहा है और यही सबसे बड़ी परेशानी की वजह है भारतीय जनता पार्टी की। आखिरी सवाल आपसे अनिल जी, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में जो 2-3 फैक्टर हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जिसको आपको लग रहा है कि उसने पूरी तरीके से बीजेपी का समीकरण वहां पर अभी बिगाड़ दिया है? क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि 10 साल से लगातार 25 में 25, इस बार भी 25 उनको मिलेगी। जिस तरह से उनको लग रहा है कि 80 में से 80 उनको शायद उत्तर प्रदेश में मिलेगी। अब इस तरह के तमाम नारों से बीजेपी परहेज करती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल कह ही नहीं रही है। ना तो वो अब की बार 400 पार, ना 80 में से 80 और ना ही वो राजस्थान में 25 में से 25 कह रही है। बुशरा जी, इसके ऊपर मैं पहले बोल चुका, पर आपके इस क्वेश्चन का वापस जवाब दूंगा। पहले मैं जो पाठक साहब ने बात उठाई उस पे जरूर एक चीज बोलना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है, पाठक साहब ने जो बोला, अब के क्या हुआ, अभी तक क्या होता था 2014-2019 नरेटिव सेट करती थी बीजेपी और उस नरेटिव को फॉलो करती थी ऑपोजिशन पार्टीज। ये पहली बार हुआ है जब नरेटिव विहीन है बीजेपी और नरेटिव सेट करा है इंडिया अलायंस ने या खास तौर से कांग्रेस ने, और इसीलिए बार बार वो मैनिफेस्टो की बात करते हैं, उनको नरेटिव नहीं मिल रहा। कभी कभी सैम पित्रोदा भी आ जाते हैं, सैम अंकल को भी ले लेते हैं बीच में। कोई भी मुद्दा उनके पास नहीं है बोलने का आज की तारीख में जनता के बीच में जाकर। 2 करोड़ नौकरियों का आपने जुमला बोल तो दिया, अब क्या बताइए बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं लिखा है कितनी नौकरियां देंगे? कहीं नहीं है, नौकरियां देंगे इस पे खत्म हो गए। तो आप ये देखिए अब के नैरेटिव जो है वो गलती से या इनकी कमजोरी से बीजेपी की कांग्रेस का मैनिफेस्टो सेंट्रल स्टेज बन गया और बीजेपी उसके इर्द गिर्द घूम रही है। ये पहली बार हो रहा है, नहीं तो 2 चुनावों में वो नैरेटिव सेट करते थे और कांग्रेस को फॉलो करना पड़ता था, और कांग्रेस जब उनके पिच पे जाके खेलती थी तो वो हार जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टर्निंग विकेट था क्रिकेट की भाषा में, और इनके पास स्पिनर अच्छे थे, फेंकने वाले बहुत थे, तो वो अलग अलग तरह से फेंक के उसको फंसा देते थे। अब के पहली बार वो फंस गए। दूसरी बात, आपने राजस्थान में मेरे को पूछा क्वेश्चन, राजस्थान में जो मुद्दे थे, सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर था, दूसरा मुद्दा था जाट कंसोलिडेशन, वो मैंने आपको बता दिया रीजंस क्या है जी। तीसरा मुद्दा था संविधान। बड़ी आवाज, जोर की आवाज से निकलता था, और मेरे से पर्सनली लोग मिलने आए और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्या ये आखिरी चुनाव है, क्या इसके बाद चुनाव नहीं होगा? ये SC STs के क्वेश्चन थे, बड़े टिपिकल। तो मुझे लगता है उसको दूर करने के लिए भी मोदी जी ने बड़ी कोशिश करी। उसके बाद में जब मेरे पास ये आवाज आ रही थी तो मोदी जी के पास तो मेरे से पहले पहुंची होगी। उन्होंने कई सभाओं में बोला कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान चेंज नहीं कर सकते।
क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि ये आवाज SC STs के दिमाग में घुस गई थी और पहले राउंड ऑफ पोलिंग के अंदर वो अच्छी तरह घुस गई थी। तो मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी ने सोचा इसको धर्म की तरफ ले जाओ, क्योंकि ये लोकलाइज्ड और कास्ट बेस्ड चुनाव हो रहा है और कैंडिडेट को देख के चुनाव हो रहा है, उसमें हम हार जाएंगे। तो वो चले गए मंगलसूत्र पे, ज्यादा बच्चों पे। पर क्या धर्म बिक रहा है? मुझे लगता है अब के शायद वो पोलराइजेशन जो पहले देखने को मिलता था उस स्तर पे नहीं है, और इसीलिए मोदी को उस तरफ जाना पड़ा और ये भाषण देना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उनको क्लियर हो गया ये चुनाव। और आपको एक चीज और बताता हूं, मुझे पाठक साहब भी करेक्ट कर सकते हैं, पुष्पेंद्र जी भी करेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान में मैंने एक चीज और पाई, एंटी इंक्यूबेंसी अगेंस्ट एग्जिस्टिंग एमपीज बहुत स्ट्रांग थी। लोग बहुत नाराज थे। कई जगह ऐसी थी जहां पे बीजेपी एमपीज को गांव वालों ने रोका और उनकी क्वेश्चनिंग करी। बीजेपी ने अभी तक ये देखा नहीं था, ना 2014 में तब अच्छे दिन थे, ना 2019 में तब बालाकोट था जब नेशनलिज्म था। अब के लोगों ने क्वेश्चनिंग करनी शुरू करी कि साहब आपने 10 साल में क्या करा, एक बार बता तो दो। वो भी उससे भी अब के लोगों को एमपीज को लड़ना पड़ा। तो बीजेपी को दिक्कत ये आई, अंत में मोदी जी का ब्रह्मास्त्र है उन्होंने चला दिया कि अब धर्म की तरफ इनको ले जाओ लोगों को, तो ये जात पात सब छूट जाएगी और ये हिंदू बनके हिंदू मुस्लिम कर दो तो हम चुनाव जीत जाएंगे। पर वो चला नहीं। देखिए मैं क्यों आपको नंबर्स नहीं दे देता हूं और पुष्पेंद्र जी बड़ा क्लियर नंबर दे देते हैं। मेरा एक ही रीजन है कि ईवीएम मेरे हाथ में नहीं है बुशरा जी। मैं नहीं जानता उसमें कौन सा बटन दबा और कौन सा निकला, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं इसके आगे कभी बोलता नहीं। जी जी बिल्कुल। बुशरा जी दो एक बात। हाँ जी 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 अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब हम भी उन्हीं लोगों में शामिल थे जो बिल्कुल नंबर्स नहीं दे रहे थे, और अब तो हम लोग दूध के जले हुए हैं, छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में हम सब लोग गलत साबित हो चुके हैं। यद्यपि हम तब भी संख्या नहीं बताते थे, जनता का जो माहौल था उसी की बात करते थे। अब वो माहौल से बिल्कुल उलट परिणाम निकले तो हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है जो समझ पाए। 2 बातें बस आखिरी में जोड़ना चाहता हूँ बुशरा। जो अनिल सर ने कहा कि संविधान बदलने वाली बात बहुत गहरे तक चली गई है, सर उसके लिए जिम्मेदार मोदी जी के खुद के सांसद है ना। आपके यहाँ की ज्योति मिर्धा, वो अनंत कुमार हेगड़े और एक और कौन सज्जन है उत्तर प्रदेश के, कितने सांसदों ने सरेआम मंच पर खड़े होकर कहा है कि मोदी जी को 400 सीटें दिलवाइए ताकि सर डेब्रॉय भी विवेक देवड़ा सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल लिखा था। लेकिन हम ये मान लेते हैं सर वो अंग्रेजी अखबार में छपा था, लोग उतना नहीं पढ़ते हैं। विवेक देवड़ा को लोग जानते ही नहीं है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद क्या होती है। लेकिन ये लोग तो जननेता हैं, चुने हुए सांसद। ये आम सभाओं में कह रहे थे मोदी जी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें संविधान बदलना है। इसका बहुत भारी नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। एक अंतिम बात, जो मैनिफेस्टो की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, सिर्फ एक नजर आप सबने देख लिया होगा, वो किसी चैनल की एक महिला पत्रकार साथी एक स्टूडेंट से बात कर रही हैं, उसने अपने पिट्ठू बैग में से, बैकपैक में से कांग्रेस का मैनिफेस्टो कलर्ड प्रिंट आउट में था, रंगीन, उसने खोलकर दिखा दिया और पूछता है कि बताइए इसमें कहां लिखा है मुसलमान, कहां लिखा है इसमें मुस्लिम लीग। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में किसी युवा के पिट्ठू बैग में कांग्रेस का मैनिफेस्टो 48 पेज का या जितने भी पेज का है, उसका वो प्रिंट आउट कहीं तो गया होगा प्रिंट आउट निकलवाने, उसकी जिज्ञासा होगी तभी तो गया। देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि लोग किसी पार्टी का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ रहे हैं, डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। अरे हम लोगों ने खुद पत्रकारिता में इतने साल किसी पार्टी के घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। ईमानदारी से अनिल सर, कितने चुनाव कवर किए होंगे 35 साल में? जब मशीनों से मतदान होता था तब भी कोई नहीं पढ़ता था। यह कांग्रेस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने उसका घोषणा पत्र और उसके मुद्दे घर घर तक पहुंच गए। जी बुशरा जी बिल्कुल। एक बात ऐड करना चाह रहा हूं मैं। जी 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 पुष्पेंद्र जी। अनिल शर्मा जी और पाठक साहब, आप दोनों से प्रेरणा लेते हुए जो आप नंबर नहीं दे रहे हैं ना, आज की तारीख में भाजपा ने भी अब की बार 400 पार कहना बंद कर दिया है।
वो भी भूल गए कि नंबर देना ठीक नहीं रहेगा, और गलती से अब अगर इस नारे को कोई बोल दे तो भीड़ बिल्कुल शांत हो जाती है। ये बिल्कुल सही कहते हैं अब की बार तो वहां 400 पार तो का जवाब कोई नहीं दो दे चार इनके गुर्गे जो सामने वाले होते हैं वो थोड़ा बोल दे तो बोलते, नहीं तो भीड़ बोल ही नहीं रही है 400 पार। इसलिए नहीं अब की बार 400 पार का जो नारा है वो खुद ही गायब हो गया। तो अब देखना आप बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि इन्हें दिखाई दे खत्म रहा है हो कि गया। तुम 200 भी क्रॉस नहीं करने जा रहे हो, तो नारा भी इनका खत्म हो गया है। जी सही जी है। बिल्कुल। और ये कामयाबी इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की, राहुल गांधी की, आप ऐसे वक्त में समझिए कि जहां कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जहां एजेंसीज जो हैं वो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज रही हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी का किस तरह से दुरुपयोग हुआ, कैसे एक देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट सीज कर दिए गए, उन्हें पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया गया, पूरा का पूरा मीडिया जो है वो मोदी के, बीजेपी के चरणों में पड़ा हुआ है, और बीजेपी आईटी सेल से लेकर जिस तरह से धन बल का सबका इस्तेमाल होता है, आरएसएस जैसे संगठन बीजेपी के साथ है, इन तमाम विषम परिस्थितियों में एक जिस तरह का अंबार है चुनौतियों का विपक्ष के सामने, अगर उसके बावजूद भी नैरेटिव विपक्ष बनाता हुआ नजर आए, अगर उसके मैनिफेस्टो की बात होती हुई नजर आए, अगर उसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमता हुआ नजर आए, तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी कामयाबी है उसके लिए। और उससे यह भी समझा जा सकता है कि ये चुनाव सीधे तौर पर बीजेपी, या मैं कहूंगी नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता होता हुआ नजर आ रहा है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, सड़कों पर उतर कर लड़ रही है। उसने तय कर लिया है कि इस बार हिंदू मुस्लिम में नहीं बटकर असल मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी। और यही परेशानी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों वरिष्ठ मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपने कीमती विचारों से नवाजने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।